अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कैसे हो सकती है, इसका तरीका खुद अपोजिशन रहनुमा और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर ने मशवरे की सूरत में पेश किया है। उनका कहना है कि नैब हम पर मुकदमात बनाती जाए और हुकूमत से नज़र हटाती जाए। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि गुज़श्ता 3 सालों में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब को 307 ऑडिट पैराज भेजे। उनका क्या बना, कुछ पता नहीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब को करप्शन पर जितने भी केसेस भेजे, नैब ने वो सारे उठाकर फेंक दिए और आज तक हमारी तरफ से भेजे गए किसी भी करप्शन केस पर तहकीक और कार्रवाई नहीं की गई। जबकि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इस बयान पर तर्जुमान नैब ने यह जवाब दिया कि उनकी तरफ से आए 19 केसेस की एग्जीक्यूटिव बोर्ड से जल्द मंजूरी दी जाएगी। कुछ दिन पहले सदर मुमलिकत ने टैक्स कवानीन में तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत किए। इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 198 है, इसको ख़त्म कर दिया गया है, जिसके नतीजे में 20 साल पुरानी और बंद फाइलें खोलने का इख्तियार भी नैब को मिल गया है। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन से पहले नैब जिस भी शख्स की बंद या नई फाइल खोलना चाहे वो खोल सकता है। अपोजिशन तो इससे पहले भी ये इल्ज़ाम लगाती आई कि नैब और हुकूमत का नेक्सस है, जिसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इल्ज़ामात तो अपनी जगह, लेकिन ये हकीकत है कि नैब की 3 साला कारकर्दगी में अरबों रुपए की रिकवरी तो बताई जाती है, लेकिन ठीक ठाक मुकदमात और गिरफ्तारियों के बावजूद सियासतदानों से की गई रिकवरी ये मायूस कुन है। इस पर एक बड़ा सवालिया निशान उठता है। नैब की कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी सवाल उठाया था जब पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के मुकदमे के फैसले में रिमार्क्स देते हुए मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा था कि तासुर है कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ताकतवर अपने सियासी हरीफों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से नैब पर आवाम का एतमाद ख़त्म हो गया है। नैब की मायूस कुन रिकवरी और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसलों में ऐसे रिमार्क्स के बावजूद हुकूमत चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत की तोसी की ख्वाहिशमंद है, लेकिन कानून के मुताबिक नए चेयरमैन नैब के लिए हुकूमत और अपोजिशन को किसी एक नाम पर इत्तफाक करना होगा, जो मौजूदा हालात में मुमकिन दिखाई नहीं देता और यही नुक्ता मौजूदा मुल्की सियासत का मरकज़ बना हुआ है। मरीम नवाज़ ने तो आज आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को गुनाह करार देते हुए ख़ुद को ये कहकर अलग कर लिया कि वो इसमें शामिल नहीं थी, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने पार्लियामेंट में तो वोट दिया था, फिर इस बात का क्या मतलब क्या हुआ कि मरीम नवाज़ आज 1.5-2 साल के बाद ये कह रही हैं कि वो इस गुनाह में शामिल नहीं थी। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, ये मरीम नवाज़ साहिबा को ये 1.5 साल के बाद कि ये क्या याद आ गया? आपको याद होगा जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला चल रहा था, नवाज शरीफ साहब ने कुछ लोगों को लंदन बुलाया और ये इंस्ट्रक्शंस जारी की कि बग़ैर मशरूत ये हम लोगों ने हिमायत करनी है इस मामले पर, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले पर। ये कंसेंसस हुआ था आपकी पार्टी में, जिसके बाद वोट दिया गया था इस मामले पर तमाम अपोजिशन जमातों की तरफ से, आपकी जमात की तरफ से। आज वो क्यों कह रही हैं कि वो इस गुनाह में शामिल नहीं थी? देखिए शाजिया, ये बहुत पुरानी बात है। जैसा आपने कहा 1.5-2 साल हो गए हैं। अब ये किस्सा बरीना है और ये एक हिस्ट्री है, तो मैं समझता हूँ इस पर बाप मुझसे कोई कमेंट ना ही करवाएं, ठीक है, क्योंकि जो हुआ हुआ बस हो गया। तो ये नहीं, आज पुरानी बात तो उन्होंने छेड़ी है ना, ये तो फिर उनको सोचना चाहिए था। जो हो गया वो हो गया। आज एक बार फिर से तासुर मिला कि 2 बयानिए हैं मुस्लिम लीग नून में। नहीं, हर बात पे बयानिया, इसमें बयानिया किधर से आ गया? बयानिया देखिए, हमारा बयानिया जो है ना, उस पर शाजिया आप चीज़ों को थोड़ा सा कंफ्यूज ना किया करें। हमारा बयानिया एक है सिविलियन सुप्रीमेसी और आइन और कानून की पासदारी और साफ शफाफ इलेक्शन बोर्ड को इज्जत दो वाली बात हम कहते हैं। और इसमें मेरा किसी को भी कोई इतराज़ किसी भी कोई नहीं हो सकता कि यहाँ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, यहाँ एक आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए और जो कानून में दायरा कार इख्तियार किया गया एक सारे फंक्शंस का, उसके मुताबिक चलना चाहिए।
तो ये हमारा एक बयानिया समझ लें या एक, चलें ठीक है, ये तो बयानिया समझ में आ गया, लेकिन इस गुनाह में फिर क्या ये गुनाह फिर सबसे सरजद हुआ जी? ये इस गुनाह में फिर नवाज शरीफ भी शामिल हैं, शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, सब शामिल हैं, या आप लोग भी कहते हैं कि हम इस गुनाह में शामिल नहीं थे? वो एक ऐसे वाकयात होते हैं, हर रोज वाकयात होते हैं जिसपे अपना कोई ना कोई स्टेटमेंट या कोई राय आती रहती है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे मरीम नवाज की आज की स्टेटमेंट की कोई अहमियत नहीं है, इग्नोर कर देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मैं इस पे बिल्कुल नहीं बात करता कि कोई अहमियत है या नहीं है, लेकिन मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, किस्सा तारीख का हिस्सा बन चुका है। करीस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तारीख का हिस्सा बन चुका है, एक मामला हुआ, उठा, खत्म हो गया, सबने सपोर्ट कर दिया, तो मरियम नवाज साहिबा को आज ये क्यों याद आ गया? मेरा तो सवाल ये, हर कोई आज यही सवाल पूछ रहा है कि ये गुनाह किया आप लोगों ने। ये आप उधर सारे प्रेस होता है बात कर लेते, लेकिन मैं मुझे तो नहीं पता, मैं तो उधर नहीं था। आपने वो मीडिया पर चलता हुआ सुना नहीं? ये पार्टी क्या मेरे मुंह से सुन रहे हैं आप? नहीं, मैंने उनके तो नहीं देखा, लेकिन मैंने टीवी पे देखा है, ये आपके प्रोग्रामों में चल रहा है सारा सिलसिला। हाँ। लेकिन मुझे इसकी कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं पता कि कैसे ये किस तरह बात हुई। ठीक है, अब चेयरमैन नैब की तौसी की बात हो रही है, आज सवाल भी यही हुआ था, सवाल भी उनसे ये हुआ था, जिसके बाद उन्होंने ये जवाब दिया। अब चेयरमैन की नैब की तौसी की जो बात हो रही है, हुकूमत तौसी देना चाहती है, ऐसे इशारे भी मिल रहे हैं, फिर वो ये बात करते हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब एक ऐसे शख्स जिन पर खुद नैब के केसेस चल रहे हैं, तो उनसे मुशावरत क्यों की जाए? तो हो सकता है हुकूमत मुशावरत का तरीक़ाकार भी बदले, आप लोग कैसे इसको अपोज करेंगे? नहीं, वो नहीं बदल सकते क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये एक बड़ा सोच समझ के उसमें रखा गया है, तो ये नहीं हो सकता। और इस कवर में वो जो मनमानी करते हैं या करना चाहते हैं हुकूमत, वो हम नहीं होने देंगे, क्योंकि किसी पे कोई इल्ज़ाम के तहत कोई FIR दर्ज होना, किसी को इंक्वायरी होना, वो तो सब दुनिया पे, वो तो प्राइम मिनिस्टर पे भी इश्यूज हैं, वो तो हेलीकॉप्टर का केस भी शायद पड़ा हुआ होगा किसी जगह, खत्म हो गया। तो अब ये चीज़ें ऐसी हैं, दहशतगर्दी का केस भी इन पे हुआ था। तो मैं नहीं समझता कि जब तक कोई चीज़ उसका फैसला ना आ जाए, वो आपको पता है ला के सामने बंदा इनोसेंट होता है। तो ये कहना मुझे नहीं समझ आती कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है जिसको हमने हर हाल में करना है। लीडर ऑफ द अपोजिशन का एक अपना तरमीम भी तो हो सकती है, तरमीम कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम तो 2/3 मेजॉरिटी से ही होगी ना, वो किस तरह? वही तो मैं कह रही हूँ कि आप लोग चाहते हैं कि इस तरीक़ेकार को बदला जाए। यू नेवर नो, कल को आपकी हुकूमत भी आ सकती है, आपकी जमात का वजीर आजम भी हो सकता है, कल को सारे फैसले फिर ज़ाहिर है आप लोगों ने करने हैं। तो आप लोग इसी तरीक़ेकार पर राजी हैं या बदलना चाहते हैं? किसी मकसद के तहत किसी खास एंगल से कोई तरीके को बदलना चाहे, जो आजकल हो रहा है कि हर कानून साजी, हर जो पॉलिसी है, वो एक एंगल है खास, उस एंगल के तहत आ रही है, तो उसको तो हम कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते कि किसी भी ऐसी चीज़ को जो एंगुलर हो या एक ख़ास मकसद के लिए हो या किसी को टारगेट करने के लिए हो या ख़ास मकसद हासिल करने के लिए हो। तो मैं समझता हूँ कानून जो होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता चीज़ों का, वो तो एक ब्रॉड बेस पे कानून बनता है ताकि उस पर आगे चल के चीज़ें बेहतर हो। तो ये चीज़ें मतलब क्या आप कह रहे हैं किसी एक शख्स के लिए कानून को नहीं बदला जा सकता? बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। तो आप लोगों ने पार्टी के अंदर पार्टी तय कोई मुशावरत हुई है कि ज़ाहिर एक प्रोसेस तो होना है, भली ख़तों किताबत के ज़रिए हो, ख़त के ज़रिए हो, डायरेक्ट ये मीटिंग ना हो शहबाज शरीफ की और इमरान खान साहब की, तो कोई नाम आप लोगों के जहन में है या आप लोगों ने ऑप्शन में नाम रखे हुए हैं कि अगर आप लोगों से मुशावरत की जाती है तो क्या ऑप्शन देनी है आप लोगों ने? देखिए, ये बड़ी आप प्रीमेच्योर बात कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें बिल्कुल ये एक तशवीश है कि मुद्दत मुलाजमत चेयरमैन साहब की ख़त्म हो रही है। 8 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है ना, तो देख लें पीछे कितने दिन रह गए। यही मैं बात कर रहा हूँ ना शादिया की, ये हमें तशवीश है कि प्राइम मिनिस्टर को ये इनिशिएट करनी चाहिए थी कंसल्टेशन, और उन्होंने नहीं की। लेकिन हम वहाँ पे अपनी पार्टी में इस पे हमने बड़े डिस्कशन की है कि इसको हम खुद ही इनिशिएट कर दे, उस तरफ से इनिशिएट होना चाहिए। हम कहेंगे इससे पहले कि गुनाह दोबारा ना सरजद हो जाए। नहीं, गुनाह को छोड़े या बेगुनाही को छोड़े या स्वाब को छोड़े, एक हमने हमेशा उस लाइन पे चले हैं जो हम चाहते हैं इनके कानून कायदे के मुताबिक चीज़ चले, और जो पार्लियामेंट में चीज़ें हैं उनको अहमियत दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये चेयरमैन नायब
का जो 4 साल का रिकॉर्ड है वो इस किस्म का है कि जो वो इंतकामी कार्रवाई या एक नेक्सस है बिटवीन गवर्नमेंट और चेयरमैन नैब। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ को अगर और आगे लेके गया तो वो एक और चीज़ इस्टेब्लिश हो जाएगी जो एक पहली ये कंफर्म बात है कि जो एक टारगेट किया हुआ अपोजिशन को। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बिल्कुल पहले भी यहाँ थी और मजीद खुल के सामने आ जाएगी। आज आपने राणा साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपने कहा कि 307 केसेस नैब को भेजे मगर इन पर पेशरफ नहीं हुई। ऐसे वो कौन से केसेस थे करप्शन के जो आपने भेजे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब को भेजे लेकिन उसको प्रोसीड ही नहीं किया गया? देखिए, मैं वहाँ बात यह है कि जो पीछे भेजे हैं वो तो 300 कुछ होगा, लेकिन हमने 3 साल की बात की थी। 3 साल में लिहाजा उन्होंने दिया जो आप बात कर रहे हैं 19 को वो शायद 51 केसेस थे। वो उसमें हमारा पॉइंट ये था कि जो 3 साल हमने केस भेजे हैं 3 साल से इसमें कोई भी आपने कंक्लूड नहीं किया, आप इनको प्रायोरिटी नहीं देते। हालांकि वो खुद भी माने कि अभी हम ऑडिट वालों ने उनको तकरीबन 90% काम कर दिया होता है। उन्होंने एक अपनी इंक्वायरी से अपने ऑडिट से एक चीज़ सामने ला के दे देते हैं कि यहाँ करप्शन हुई है, यहाँ इरेगुलरिटी हुई है, यहाँ बहुत चीज़ फाइनेंशियल कोई मामलात बड़े अजीब किस्म के हैं और वो कैसे भेजे जाते हैं जो बड़े हमारी नज़र में बड़े सीरियस होते हैं। वरना हम अवॉइड करते हैं कि हम भेजें FIA को और हम खुद ही चाहते हैं कि हम रिकवरी करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। तो नैब का फोकस इस तरफ क्यों नहीं है? वो मैं यही हम कह रहे थे कि जो आप चीज़ हमें बना के देते हैं तो उसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। आपको चाहिए कि आप प्रोसीड करें, आपके साथ सारा मटेरियल आ जाता है तो वो माने कि ये बात दुरुस्त है, हमें बड़ी सपोर्ट है। आपके जो आते हैं हमारे पास काफ़ी केस जो है वो इन्वेस्टिगेट हुआ होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन एक प्रोसीजर है लीगल जिसको हम अडॉप्ट करते हैं जिसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। सही। तो अभी उन्होंने हमें अश्योर किया है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखेंगे कि हम इस पे टॉप प्रायोरिटी पे काम करेंगे और इसको लॉजिकल एंड पे पहुंचाएंगे, क्योंकि उसमें इतने पैसे इन्वॉल्व हैं, वो रिकवरी आसानी से हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि वो वाकई एक साइड ऐसी थी जिसको हमने टेकअप किया है कि आप इनको कंक्लूड करें, जो आप क्लोज करना चाहते हैं समझते हैं उसमें हमने जो भेजे हैं वो उसमें नहीं है कुछ ऐसा मटीरियल, तो उसको क्लोज करें। राणा साहब, पिछले दिनों सदारती ऑर्डिनेंस के तहत जो कानून पास हुआ जिसके जरिए रैब जो है 20 साल पुराना जो केस है, जो फाइल बंद हो चुकी है, उसको खोल सकती है। आप नहीं समझते कि इसको एज अ टूल इस्तेमाल किया जा सकता है? जब इलेक्शंस आएंगे किसको साइडलाइन करना है उसको साइडलाइन किया जाएगा। शादिया, इसमें मेरे 2 पॉइंट है। ये पहला तो जो आप बात कर रही हैं 100% ये है कि आप इसको भी बतौर एक टूल के इंतकामी कार्रवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है दुनिया में कभी भी कि 20 साल आप बताएं क्या। ऑनेस्टली मैं तो हैरान हूँ। तो वो बात अपनी जगह कि आप किसी को भी उसमें ला के अपने एंगल से ला के बिठा दें और आगे जो आपने बात की अल्लाह खैर सल्ला, इलेक्शन भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं और आप तो ये भी ला सकते हैं कि जिसको एक नोटिस भी जाए FBR का वो भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। तो ये चीज़ें अल्लाह ना करे कि इतनी आम रियल मतलब 2023 के इलेक्शंस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेरा दूसरा पॉइंट है शादिया, दूसरा ये पॉइंट है कि FBR में बड़ा शोर हम सुन रहे थे रिफॉर्म्स का। कोई रिफॉर्म्स लानी चाहिए थी इनको, जिसका बड़ा ये वावेला करते थे। इन्होंने इतने 4 चेयरमैन बदल दिए हैं FBR के, वहाँ पे थ्रू रिफॉर्म्स ये अपना रेवेन्यू बढ़ाते, जिसका इन्होंने कहा था हम 8,000 पे लेके जाएंगे। अभी तो हम 4,000 छोड़ के आए थे, उसी के घूम रहे हैं। अगर आपको हर से मैयज आपने करने हैं, जो वो ऑर्डिनेंस पढ़े ना, बिजली का बिल काट देंगे, टेलीफोन काट देंगे, उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे, तो ये तो एक मैं समझता हूँ एक इतना जालमाना किस्म की बात है। या लोगों की जेबों से वैसे लोगों को कहें कि आप खाना भी ना खाएं, सारे पैसे हमें। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब आपका। फ़ारूक हबीब साहब, नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक एक चेयरमैन नैब एक मरतबा से ज़्यादा उस ओहदे पर तैनात नहीं किया जा सकता, लेकिन आपकी हुकूमत तौसी के इशारे दे रही है। 8 अक्टूबर को मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है। हर जगह से ये सवाल पूछा जा रहा है कि मुशावरत कब होगी, क्या आप लोग तरीक़ेकार बदल देना चाहते हैं मुशावरत का? ज़ाहिर है फिर आप लोगों पर सवालात तो उठेंगे अगर मुशावरत शुरू नहीं होगी कि शायद आप लोग एक्सटेंशन देना चाहते हैं। देखें, पहली बुनियादी चीज़ तो ये है कि कारकर्दगी को जो है वो देखना चाहिए, परफॉर्मेंस को, कि आज से पहले जितने भी चेयरमैन नैब रहे हैं उन्होंने कितनी नैब की परफॉर्मेंस रही और मौजूदा चेयरमैन की क्या परफॉर्मेंस है, कितनी रिकवरीज हुई। अभी नैब की परफॉर्मेंस को देखें तो 538 अरब रुपया जो है वो अभी तक रिकवर किया जा चुका है। और ये भी है कि नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के साबका नाअहल वज़ीर आज़म हैं, उनको जो जुर्माना हुआ उसकी अपील का राइट भी उनका ख़त्म हो गया। अब उनकी जायदादें भी इस जुर्माना को ख़त्म करने के लिए, हासिल करने के लिए उनकी जायदादें भी जो है वो नीलाम हो रही हैं। इसका दूसरा पहलू ये है कि जो अपोजिशन लीडर हैं, कानून के मुताबिक तो अपोजिशन लीडर से कंसल्टेशन करनी है, लेकिन अपोजिशन लीडर का खुद कॉन्फ्लिक्ट है कि उनके ऊपर खुद नैब के रेफरेंसेस हैं और वो सीरियस केसेस हैं, उनके ऊपर ट्रायल जारी है, 15 से ज़्यादा गवाहान पे ऊपर जो है वो जुरा हो चुकी है और उनके बाकी एक भाई को सजा हो चुकी है जिस मुल्क के साबका नाअहल वज़ीर आज़म हैं, उनके तो आप लोग बच्चों के ऊपर केसेस हैं। तरीक़ाकार ही बदलना चाहते हैं ऑपोजिशन लीडर के साथ? नहीं, देखें, मैंने तो आपको एक ऐसी एक एप्रीहेंशन आपके सामने रखी कि ये भी एक ऐसी रीज़न मौजूद है कि जिनके साथ मुशावरत का लिखा गया है वो खुद नैब के ऊपर जो है केसेस जो बने हुए हैं, रेफरेंसेस दायर हैं, वो मुकदमात, उनके ट्रायल जो है वो ज़ेर समाअत हैं। तो लिहाजा इसके ऊपर तो शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो बजाय कहें जी मेरे से मुशावरत करें क्योंकि मेरे भी केसेस हैं, उनको चाहिए कि केसेस तो हुकूमती वज़रा पर भी हैं, ऐसे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों पर भी ये सवाल उठेंगे कि अगर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने ही डिसाइड करना है, वो तो फिर आपके वज़रा के मफाद में जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ एक तरफ थोड़ी है, दूसरी तरफ भी है। देखें बुनियादी तौर के ऊपर शाजिया, अगर आप ये बात करें तो मुझे ये बताएं, 40 साल इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार में ये लोग रहे हैं, 3-3 बार बारियां लगाई हैं, बड़े बड़े केसेस इनके ऊपर हैं। कोई हुकूमती किसी वजीर के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है जो कि किसी रेफरेंस की स्टेज के ऊपर मौजूद हो। अगर यही किसी तो ऑपोजिशन का गिला है कि नैब का झुकाव है ही ऑपोजिशन की तरफ। न्यूट्रलिटी जो है चेयरमैन नैब की वो खत्म हो चुकी है। अब नैब की कार्रवाइयां ऑपोजिशन से शुरू होकर ऑपोजिशन पर ही खत्म हो जाती हैं। साल साल जेल में रखते हैं, रिकवरियां कुछ होती नहीं है। देखें, मसला ऑपोजिशन का क्या है? ऑपोजिशन का मसला ये है, ऑपोजिशन से बचा कौन है? ना उनसे चेयरमैन नैब महफूज हैं, ना नैब का अदारा महफूज है। पेशियों पे जाते हैं तो हमले करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर देखें तो माजी में सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी कर चुके हैं। जजेस के बारे में तौहीन में कलमात इनकी सारी पार्टी जो है वो फरमा चुकी है। मुझे क्यों निकाला की रट ये लगा चुके हैं। तो किस ऑपोजिशन की आप बात कर रहे हैं? कमिश्नर पर इल्जामात कौन लगा रहा है आजकल? इलेक्शन कमीशन पर हमले कौन कर रहा है? वो तो ऑपोजिशन की बात छोड़ें, वो तो आप शुरू से ही ये बात करते आ रहे हैं, हमें भी पता है। आजकल हमले कौन कर रहा है इलेक्शन कमीशन पर? देखें, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का मामला है, इलेक्शन कमीशन ने तो साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। उसके ऊपर अगर वो कोई पेशकदमी या पेशरफ्त नहीं कर रहे तो उसके ऊपर अगर किसी जानिब से कोई सवाल आता है तो आप उस अंदाज से नहीं ले सकते कि आप उसको सुप्रीम कोर्ट की आला अदलिया के जजेस का जो एहतराम है उसके साथ मिलाना शुरू कर दें। बहरहाल इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन के सरबराह को भी वही इज्जत एहतराम वही है जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज की है, वैसे इख्तियारात उनके पास हैं। बिल्कुल देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें, जो आईनी इदारा है, आईनी इदारे का एहतराम जो है वो अपनी जगह के ऊपर है। उसी आईनी इदारे की एक आईनी जिम्मेदारी है आइन के आर्टिकल 218 के तहत शिक नंबर 103 इलेक्शन एक्ट की जो है, शिक नंबर 94 जो इलेक्शन एक्ट की है वो ईवीएम का जिक्र करती है, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट देने का जिक्र किया। अगर उसके ऊपर कोई पेशरफ्त हुई है तो इलेक्शन कमीशन आकर बता दे लोगों को। वैसे भी तो प्रेस रिलीजेस आती हैं इसके ऊपर। जवाब में आप लोगों ने इल्जामात लगाए। नहीं, देखें, हमने तमाम जवाबात दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने खुद अपनी एक टेक्निकल एवेल्यूएशन कमेटी बनाई है
जिसका सिर्फ एक इजलास हुआ 8 सितंबर को। उसके बाद उसका दूसरा इजलास होना था, वो इजलास नहीं हुआ। ये इजलास तो रोजाना की बुनियाद पे होना चाहिए ईवीएम के मुतालिक। और दूसरा ये है कि हमने तो इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया है, इनेबल किया है अपनी रिफॉर्म के अंदर कि आप जहां से चाहें मर्जी आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो दुनिया से आप परचेज कर सकते हैं, जो आपकी स्पेसिफिकेशंस को पूरा करती है, जिससे आप सेटिस्फाई हों। लेकिन आप टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तरफ तो आए ना, आप उससे क्यों आए? बाकी तो 27 पॉइंट तो उनकी अपनी कैपेसिटी इस्तेदाद कार से मुतालिक है। ये जो ठप्पा सिस्टम इस मुल्क में राइज है उसके अंदर एप्रीहेंशन नहीं है। जाली वोट बैलेट पेपर छाप लिए जाते हैं, मुर्दों के वोट कास्ट हो जाते हैं। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी का मामला हल कैसे करना है आप लोगों ने? अब देखें, यकीनन इसका जरूर जो अभी हल निकलेगा। अभी जो है वो टाइम है, वक्त है और उसके दौरान यकीनन जो है वो प्रोसेस सामने आएगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने आपको सामने रखी कि कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब वाला मामला है, उनके रेफरेंसेस हैं, उनकी फैमिली के रेफरेंसेस हैं, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आपको याद होगा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी हम इनको बनाने से इसी वजह से गिरेदा थे कि उनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था। उसके बाद जैसे ही वो उनकी प्रोडक्शन ऑर्डर वाला मामला ख़त्म हुआ, उनको जमानतें मिली, उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को छोड़ के सेटिस्फाइड हो गए। तो अभी वो अपने आप को इससे अलहदा कर सकते हैं ताकि इस प्रोसेस को स्मूथली मुशावरत के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। बात ना फरूख हबीब साहब, चेयरमैन नैब के हवाले से लेकर पिछले 4 सालों की कारकर्दगी बड़े ज़बरदस्त उन्होंने काम किए होंगे, लेकिन ऑपोजिशन तो एक ही सवाल पूछती है, भाई एहसन इकबाल से क्या रिकवरी करवाई, आपने राना सनाउल्लाह से क्या रिकवरी करवाई, आपने ख्वाजा आसिफ से क्या रिकवरी करवाई, आपने हमजा शहबाज से क्या रिकवरी करवाई, आपने शहबाज शरीफ से क्या रिकवरी करवाई? रिकवरीज की आप बात करते हैं, जिन पर इल्ज़ामात लगते हैं, लगाते आए हैं आप करप्शन का, उनसे क्या रिकवरीज की हैं आप नैब के इदारे ने? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो पहले तो आप नवाज शरीफ के केस को क्यों नहीं सामने रखती थी, जिस केस के ऊपर वो मुल्क से भाग गए, वापस आने को तैयार नहीं है। वो जो 4 फ्लैट्स हैं वो भी भाग के सरकार अब जब्त हो जाएंगे क्योंकि उनके ऊपर भी अपील का राइट खत्म हो गया। फिर आपने इतनी लंबी फहरिस्त जो है वो इनके लीडरान की आपने गिनवाई। इसका मतलब ये है कि ये जो 538 अरब रुपया है ये पाकिस्तान से नहीं रिकवर हुआ, ये किसी बैरूने मुल्क से जो है वो किसी और प्लेनेट से जाके रिकवर हो गया। वो लोग इसके अंदर इनकी जेर सरपरस्ती ये काम होते रहे, वो रिकवरियां हुई। अभी इनके केसेस भी इन प्रोसेस हैं, जब उनके ऊपर फैसले आएंगे तो सामने आ जाएगा। सिर्फ मरियम सफदर के केस की आप मिसाल ले लें कि आज 12वीं बार इल्तवा उन्होंने ले ली है, अपनी अपील दायर की हुई है, अपनी अपील दायर की हुई सजा के खिलाफ जो सिस्टम है, ये इस मुल्क का अदालती सिस्टम है। एक मिनट देखें, एक तरफ जहां फिर आप सिस्टम की बात करते हैं तो फिर दूसरी तरफ इनको तो हाई मॉरल ग्राउंड लेनी चाहिए। ये सब आके कहें हमारे केसेस का ट्रायल रोजाना की बुनियाद के ऊपर करें, ये इल्तवाएं क्यों लेते हैं? ये सवाल आपका इनसे भी पूछना बनता है कि ये इतनी साफ हैं, इतनी इनके ऊपर कोई करप्शन के मामला नहीं है, तो ये कहें हमारे केसेस पे स्पीडी ट्रायल चलाएं, हम 10-10 दिन 2-2 महीने जो है वो जुरा नहीं करेंगे। जेलें भी तो यही ऑपोजिशन भुगत रही है, जेलें भुगतने से तो नहीं भाग रहे हैं। साल अदालत में होंगे ना, किसी ने 6 महीने जमानत के ऊपर केस के ना मेरिट डिस्कस होता है, जमानत के ऊपर केस के मेरिट डिस्कस नहीं होते। अगर नैब अदालत देख रही है, नैब से सजा हो या बरी हो, उसके बाद ये फैसला होगा कि किस हायर अदालत के ऊपर किसने जाना है। साल जेलों में रखने के बाद भी अगर केसेस साबित नहीं होते तो ये किसकी कमजोरी है? नहीं देखें, मैं नहीं समझता कि एक एक साल जेल काटने का या क्या मामला इनका क्या है। जेलें तो उन्होंने जो है वो काटी नहीं है, वहाँ भी बहुत सारी हमारे कानून के अंदर ही ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पर कोई अस्पताल जाके दाखिल हो जाता है, कोई किसी चीज़ की प्ली ले लेता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन इन केसेस को मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुँचना चाहिए। अब यहीं पर आपके सामने एक अदालत जो है वो 3 अदालतें केस सुन रही थी लाहौर एहतसाब अदालत के, उन एहतसाब अदालत के जजेस साहबान की जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, वो अदालतें जो अपना काम ही आगे नहीं करती। तो इस किस्म का बहुत सारे जो है वो मसाइल का सामना है। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि इनको बजाय उसके ऊपर आकर ये सियासी बयानबाजी करें, ये कहें जी हम साफ हैं, नीट एंड क्लीन है, आप हमारे केसेस स्पीडी ट्रायल करें, रोजाना की बुनियाद के ऊपर करें। लेकिन जब ऑपोजिशन ये कहे, आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ये कहा राना तनवीर साहब ने कि नैब को इतने केसेस भेजे हैं, नैब हम जो केसेस भेजते हैं वो नैब डस्टबिन में फेंक देती है। आज राना तनवीर साहब ने बात की कि गुज़श्ता 3 सालों में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब को 307 ऑडिट पैरास भेजे, आज तक उनका तो पता चला नहीं, उन पर तो कार्रवाई हुई नहीं, उन पर तो कोई इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं। सारा जो है ना वो जोर ही नैब ने ऑपोजिशन पे लगाया हुआ है। देखें, ये फिर मैं आपको कहूँगा, फिर मैं आपको जारी बात है, इसके ऊपर तो नैब ही अपनी वजाहत पेश कर सकता है
कि इसकी वजह क्या है, कौन से केसेस गए और उन पे एडेड पैरास की क्या वैल्यू थी, क्या पोजीशन थी। लेकिन फिर मैं आपको कहूँगा जब इस किस्म की ये बात करते हैं, उस किस्म की बात के ऊपर वो एक बयानिया और एक तासुर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि उनको किसी किस्म का कोई फ़ायदा जो है वो पहुँचने वाला नहीं है। मुझे आप ये बताएं, जो ये आज बातें कर रहे हैं, क्या इनके दौरे हुकूमत के अंदर कोई नैब ने एहतसाब के अमल को इन्होंने मजबूत किया था या कमज़ोर किया था? इनके दौर के अंदर जो है वो कितनी रिकवरीज मौजूद थी? पीपल्स पार्टी नून लीग के दौर में कितनी नैब ने रिकवरी की? ना होने के बराबर की। जब से नैब बना 16 साल में नैब ने सिर्फ 200 अरब रुपया रिकवरी की। इन 4 सालों के अंदर नैब जो है वो 538 अरब रुपया रिकवरी कर रही है। एंटी करप्शन पंजाब जो है, जिसका बजट 2 अरब रुपया सालाना था, उसकी रिकवरी ना होने के बराबर थी, आज 300-350 अरब से ज्यादा वो रिकवरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि करप्शन तो मौजूद थी इदारों में और उनके खिलाफ ही हुई, रिकवरियां भी होना शुरू हुई। तो अब ये प्रोसेस चल रहा है, इससे मजीद रिकवरीज भी होंगी। और जो ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद एक और इशू पर आपसे मुझे बात करनी है। नाज़रीन, वापस आते हैं थोड़े से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बार फिर टिकटॉक एप्लीकेशन को बंद रखने के लिए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट में एक लंबी चौड़ी चार्जशीट पेश करके ऐप पर पाबंदी को बरकरार रखने का इंदिया दिया है। गैर अखलाकी और काबिल एतराज़ मवाद को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पहले भी 3 बार टिकटॉक पर पाबंदी लगा चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई टिकटॉक पर पाबंदी वाकई ही गैर अखलाकी और काबिल एतराज़ मवाद की वजह से लगाई गई है? क्योंकि हुकूमत पाबंदी के लिए जो जवाज़ दे रही है, इसमें कतई कोई दलील नहीं है। टिकटॉक पर जिस मवाद की वजह से पाबंदी लगाई गई है, बिल्कुल वही मवाद जो है वो स्नैक वीडियोस पर, वीगो लाइव नामी ऐप्स पर चल रहा है। जो चेहरे टिकटॉक पर दिखाई दे रहे थे, वो चेहरे तकरीबन इसी किस्म की वीडियोस के साथ आप स्नैक वीडियोस और वीगो लाइव पर नज़र आ रहे हैं। यही नहीं, VPN सॉफ्टवेयर के जरिए अपनी लोकेशन को छुपाकर कोई भी शख्स टिकटॉक भी चला सकता है और चला भी रहे हैं। ऐसे में तो बात यह है कि एप्लीकेशन या इसके कंटेंट को हुकूमत ब्लॉक करने में नाकाम है, लेकिन बैनुल-अक़वामी इदारे जो आज़ादी इज़हार राय को मॉनिटर करते हैं, वो पाकिस्तान को बहुत नीचे रेट करते हैं आज़ादी इज़हार राय को लेकर। अब सवाल यह है कि टिकटॉक पर पाबंदी वाकई काबिल एतराज़ मवाद की वजह से लगाई गई है या इसके पीछे कोई और अवामिल हैं। फ़ारूक हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक हबीब साहब, टिकटॉक पर तो पाबंदी लगा दी, जैसे कि मैं अभी अपने इंट्रो में भी बात कर रही थी। आपको इल्म होगा कि इसके अलावा बहुत सारी ऐप्स हैं जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया, यही मवाद शिफ्ट होकर उन ऐप्स पर चला गया है। तो क्या फ़ायदा हुआ टिकटॉक पर पाबंदी लगाने का? एक जगह पाबंदी है, दूसरी जगह खुला हुआ है। देखें, बात यह है कि ये जितने भी फोरम्स हैं, इन तमाम फोरम्स के ऊपर एक हद तक आप जो है इनके ऊपर शॉर्ट वीडियोस जो प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, इनको किसी न किसी सतह के ऊपर तो जो है वो रेगुलेट करना है। और पाकिस्तान का जो सिस्टम है हमारा, अभी फ़िलहाल जो PTA है पाकिस्तान के जो अथॉरिटी है, वो इसे देख रही है, उनके साथ ये रजिस्टर्ड भी हो और टिकटॉक के साथ वो अभी उन्होंने एंगेज किया हुआ है, ताकि जो पाकिस्तान के मुतल्लिक हमारा जो मवाद है जो वहाँ पर शेयर होता है, वो ऐसा ना हो जिससे मैं समझता हूँ कि किसी की कोई दिल आज़ारी हो या कोई ऐसा वहाँ से मैसेज जाए जिससे हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो एक किस्म का अभी भी सब कुछ दूसरी ऐप्स पर हो रहा है, टिकटॉक पर नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी ऐप्स पर हो रहा है। जी, आपने दुरुस्त फरमाया। देखें, ये तमाम जो ऐप्स हैं वो हमारी ख़ास तौर के ऊपर जो यूथ है उसके अंदर काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं, लेकिन इस हवाले से इनको किसी सर्टन फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो काम करना है। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स का। यूरोप ने वहाँ पर ऐसी सख्त रेगुलेशंस नाफिज की हैं कि उन्होंने उनको पाबंद किया है कि आप अपने कंटेंट के साथ 30% जो है वो लोकल कंटेंट भी जो है वो चलाएंगे, उसे भी शेयर करेंगे। इसी तरीके से जो ये ऐप्स हैं, इन ऐप्स के साथ भी हमें एक फ्रेमवर्क के ऊपर जो है वो काम करना है
है और सर्टन इंक्लूड करके रेगुलेशंस के अंदर लेकर आना है, ताकि आए ज़रूर काम करें। तो हम लेकिन सवाल उठा रहे हैं कि एक दुकान है, दुकान में चोरी होने का अगर खतरा है तो दुकान बंद नहीं कर दी जाती। पूरे मुल्क की दुकानें आप बंद नहीं करवा सकते, आपको अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी है। तो बात वही है कि अगर इन ऐप्स पर कोई गैर अखलाकी मवाद चल रहा है, उसको ब्लॉक, उस कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए कुछ कीजिए, ना कि पूरी ऐप को ही बंद कर दें आप लोग। देखें शादिया, आपकी बहुत अच्छी बात है, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप देखें कि बहुत तेज़ी के ज़रिए जो है वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, बहुत तेज़ी से जो है वो हमारे सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इवॉल्व हो रहे हैं। अब जब आपके पास सिस्टम्स मौजूद ना हो तो उन सिस्टम्स की गैर मौजूदगी के अंदर ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, और जब आप सिस्टम बनाने लगते हैं तो फिर उस दौरान आप सर्टन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के बात करते हैं। अब आपका टीवी चैनल है वो चल रहा है, लेकिन वो चलने से पहले उन्होंने पैमरा से लाइसेंस लिया है, एक सर्टन रेगुलेशन फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हैं। इसी तरीके से जो हमारे सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो किसी फ्रेमवर्क का जो है वो हिस्सा ही नहीं है, तो उनके ऊपर जो है वो काम हो रहा है, जिससे हम ये भी चाहेंगे कि लोगों की जो उनकी राय है वो भी मुतासिर ना हो, लेकिन अंडर सर्टन लिमिट्स के अंदर हो, जिससे किसी किस्म का हमारी सोसाइटी के अंदर कोई बिगाड़ जो है वो नजर ना आए। जो बदकिस्मती से बहुत सारी ऐप्स के अंदर जो है वो आना भी शुरू हुआ और उससे बहुत बड़ी एक डिस्ट्रक्टिव फैक्टर भी जो है वो हुआ, जिसकी वजह से पीटीए को ये एक्शंस जो है वो लेने पड़े हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वो उनके साथ जो है वो मीनिंगफुल एंगेजमेंट किए हुए हैं। और वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब साहब मेरे साथ है। अब एक टिकटॉकर अदा अली साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अदा साहिबा आपका। मैं सिर्फ आपको मुखातिब नहीं कर रही, मैं सब लोगों से, आप लोगों से एक ही सवाल ये पूछना चाहती हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि ये ऐसी ऐप्स हैं जहाँ पर बहुत अच्छा मवाद भी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, एक टैलेंट भी खुलकर सामने आता है, लेकिन क्या गैर अखलाकी मवाद लगाए बग़ैर या उस तरह की काबिल एतराज़ वीडियोस बनाए बग़ैर क्या पॉपुलैरिटी नहीं हो सकती? आपको भी पता है इसी वजह से पाबंदी लगाई जाती है। तो आप लोग क्या एक अखलाकियात के दायरे में रहते हुए टिकटॉकर्स वीडियोस नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, किसने कहा नहीं बना सकते। अब देखा जाए जो लोग हैं कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से वो टिकटॉक बैन कर रहे हैं। वो लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर टिकटॉक को बैन कर दिया उन्होंने। अब जो लोग अच्छा कंटेंट बना रहे हैं उन पे भी, उनकी वजह से भी उन पे भी मसला आ रहा है, लेकिन जो लोग अब बुरा कंटेंट बना रहे हैं वो उनकी वजह से टिकटॉक बैन हो रही है। तो देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये गलत है। लेकिन इस पाबंदी का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है कि किसी को समझ आ गई हो और किसी ने अपना कंटेंट बदल लिया हो, यही कंटेंट शिफ्ट करके दूसरी एप्स पर चला गया, तो क्या फायदा ऐसी पाबंदी का? इसका मतलब है पाबंदी से भी किसी को समझ कोई नहीं आई है। नहीं, क्योंकि लोग वीपीएन से फिर भी देखें टिकटॉक यूज कर रहे हैं। अगर स्नैक पे आए हैं तो स्नैक पे भी सब कुछ वैसे ही है, इंस्टाग्राम पे भी लोग पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, सब कुछ वैसा ही है। लेकिन टिकटॉक बैन करके इन लोगों ने मतलब कुछ फायदा तो हुआ नहीं है। लोग अब जो यूज करने वाले हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ है कि वल्गैरिटी चीज़ है वो तो स्नैक वीडियो पे भी लोग आते हैं, वहाँ पे भी बैड चीज़ें बनाते हैं, गलत कंटेंट्स बनाते हैं। तो देखा जाए तो ये गलत है, तो नहीं होना चाहिए ना। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ। सिर्फ हम हुकूमत पे क्रिटिसाइज करें कि टिकटॉक पर आपने पाबंदी क्यों लगाई है, जो टिकटॉक बनाने वाले हैं उनको भी सोचना चाहिए। जी, अगर कोई बुरा कंटेंट बना रहा है तो उनके अकाउंट को रिपोर्ट करना चाहिए, उनके अकाउंट को ब्लॉक करना चाहिए। अगर कोई वल्गैरिटी फैला रहा है तो उनके अकाउंट को रिपोर्ट करना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा देनी चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं उसके लिए आप उनका टिकटॉक ही बंद कर दो, उनको ही बैन कर दो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया टिकटॉकर अदाली। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सिंध हुकूमत को अदालत उज़्मा ने शर्म दिलाई है और बहुत ही दिलाई है। सिंध हुकूमत को कुछ ना करने पर शर्म दिलाई, सिंध की तरजीहात पर शर्म दिलाई, हर तरफ गंद पर शर्म दिलाई, ज़मीनों को औने पौने दामों बेचने पर शर्म दिलाई, पूरे कराची शहर को कूड़े का ढेर बनाने पर शर्म दिलाई,
सड़कों के टूटे होने पर शर्म दिलाई, बिजली के लटकते तारों पर शर्म दिलाई। सिर्फ यही नहीं, हर तरफ फैली तजावुजात पर शर्म दिलाई, 1 इंच भी काम ना होने पर शर्म दिलाई, और शर्म दिलाई कि अगर काम नहीं कर सकते तो किसी और हुकूमत को सौंप दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तजावुजात के मुकदमे में सिंध हुकूमत की गवर्नेंस का कोई ही शायद ऐसा हिस्सा होगा जिसका पोल ना खोला हो। अभी आज ही की बात है कि कराची में नलकों से पानी आता नहीं और बारिश का पानी निकलने का नाम नहीं लेता। कई इलाकों में आज की बारिश ने पानी ही पानी हर तरफ जो है ना वो बिखेर दिया। कराची शहर और सिंध का एक और स्टेक होल्डर वफाकी हुकूमत भी है। वफाकी हुकूमत ने भी सिंध के अवाम के लिए कई 100 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया, मगर ना तो सिंध हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ किया और ना ही वफाक की तरफ से कोई पेशरफ देखने को मिली। सितंबर 2020 को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सिंध के लिए, सिंध के अवाम के लिए 1100 अरब रुपए के एक तारीखी पैकेज का ऐलान किया था, मगर वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से सिंध के अवाम के लिए अब तक जितने भी प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया उनमें से एक भी मुकम्मल नहीं हुआ। सिंध और वफाकी हुकूमत की तरफ से अवाम के लिए कोई मंसूबा तो मुकम्मल नहीं हो सका, मगर ये जो दोनों फरीक हैं ये हर दफ़ा हमें नज़र आता है कि पैसों के मामले पर आपस में उलझते रहते हैं। इसी मौजू पर मुझे बात करनी है। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब आपका। वसीम अख्तर साहब, ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा है कि अदालतों की तरफ से सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर, कराची शहर की हालत ज़ार पर इस तरह के सवालात उठाए जा रहे हों, लेकिन ये भी कोई पहला मौका नहीं है कि आप लोग पहली बार किसी हुकूमत के इत्तेहादी बने हों। आप पीपल्स पार्टी के साथ भी इत्तेहादी रह चुके हैं, आज आप वफाक में PTI के इत्तेहादी हैं। तो ये कराची की हालत ज़ार पर सिर्फ इस तरह के हमें रिमार्क्स देखने को मिलते हैं और इन रिमार्क्स के बाद हालत जो बदलनी चाहिए वो कुछ क्यों नहीं होता सर? देखिए, सूबाई बजट में जब कराची को उसके जायज़ हकूक़ देने की बात आती है और कराची की जो मुश्किल में पड़ी हुई हैं उनका जिक्र आता है, तो बदकिस्मती से हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत या तो कराची से चंदा जमा करने की बात करते हैं और या फिर इस किस्म के ऐलानात, अहकामात जारी करते हैं कि इलेक्ट्रिक के बिल में मज़ीद टैक्सेस चार्ज किए जाएं कराची के लोगों से। ये बदकिस्मती है। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का मामला है, मैं भी 4 साल जब मेयर था तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे रिमार्क्स मैंने भी सुने। मेरे ख्याल में अब कराची के लोग भी ये चाहते हैं कि इन रिमार्क्स से निकल के कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आएँ सामने, आवाम के मसाइल हल हों। इन रिमार्क्स से, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स से लोगों के मसले हल हो नहीं रहे। मसले क्या हैं? जो प्रायोरिटी है कराची के लोगों की वो तजावुजात को रिमूव करना भी नहीं है। पानी नहीं है साफ पीने का, कचरे के अंबार लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी हाइड्रेंट से मिलता है नलों में नहीं आता, गटर उबल रहे हैं पूरे शहर में। ये प्रायोरिटी है। सिक्योरिटी प्रायोरिटी है, तालीम प्रायोरिटी है, हेल्थ प्रायोरिटी है इस शहर की। ये शहर 95% इस सूबे को देता है, 70% वफाक को देता है। अब कराची के लेकिन बजट जाता कहाँ है? बोझ डाल दिया है सूबाई हुकूमत ने। मैं वही बता रहा हूँ। हाँ जी, कराची के अवाम पर इतना बोझ पहले ही डाल चुके हैं। देखें, कराची से टैक्स लेते हैं तो कराची में लगाया जाए। हाँ। और अगर लाड़काना में डेवलपमेंट करनी है तो लाड़काना से टैक्स लें और वहां लगाएं। सेवन वालों से टैक्स लें, वहां लगाएं। किसने रोका है? दादू से टैक्स लें, वहां लगाएं। मगर अफसोस के कराची तो पूरे मुल्क को भी चला रहा है और पूरे सिंध को भी चला रहा है। मजीद प्लानिंग की जा रही है कि कराची पे और किस तरह से टैक्स लगाया जाए। सुई गैस के बिलों में डाल दिया जाए टैक्स को, के इलेक्ट्रिक के। घरों को लूट लें आके। हुकूमत को चाहिए सारे घरों में घुसे, टीमें बनाएं और हर घर में घुस के उसके पैसे, जेवरात सब लूट लें। मजाक बनाया हुआ है इस हुकूमत ने।
बैड गवर्नेंस की मिसाल नहीं मिलती इस हुकूमत के, अगर 13 साल देखे जाएं। जब क्या किया इन्होंने? आप जब मेयर थे, आपकी तरफ से भी हमेशा यही शिकायत सुनने को मिलती नहीं थी, पैसे नहीं हैं, फंड्स नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। तो आज जब वही मेरा पहले वाला सवाल, आज आप लोग विफाक में इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तहरीक इंसाफ के, अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत से क्यों नहीं कहते, प्राइम मिनिस्टर से आपकी जमात बात क्यों नहीं करती, भाई जो आपने सिंध के लिए, कराची के लिए आप लोग जो पैकेज का ऐलान करते हैं, आप वो तो पैसे दें। आप आते हैं, बड़े बड़े ऐलानात करते हैं, बड़े बड़े पैकेजेस का ऐलान करते हैं, आप वापस चले जाते हैं, उसके बाद पैसे मिलते ही नहीं है। देखिए, 18वीं अमेंडमेंट के बाद सारी जिम्मेदारी सूबा सिंध की है। ये 1200 अरब से ज्यादा का बजट मिलता है इन्हें हर साल, 13 सालों से 1200 अरब खा रहे हैं ये। फिर फॉरेन फंडिंग अलग है, एड मिलती है। ये इनसे सवाल तो कोई करे, अदलिया सवाल ना करे। अब तो इनको उठा के बाहर फेंके। ये तबाह कर रहे हैं इस शहर को, इस मुल्क की इकोनॉमी को, क्योंकि अगर कराची को तरक्की नहीं देंगे तो इकोनॉमी प्रॉब्लम में आएगी पूरे मुल्क की। पूरे मुल्क की इकोनॉमी चलती भी इसी शहर से है, यहाँ 2 पोर्ट हैं। तो ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ये सियासी जमात अब नहीं रही, ये लूट खसूट में लगी हुई है। उसके बावजूद अगर आप पीपल्स पार्टी से सवाल करें तो वो तो यही कहते हैं ना कि आवाम का एतमाद है। तो पिछले 12 सालों से हम लोग सिंध इस सूबे पर हुकूमत कर रहे हैं ना। आप देखें, आज भी वोट मिलता है भुट्टो साहब के नाम पर, आज भी सिंध में वोट मिलता है। और हुकूमत आप देखें पिछले 12 सालों से कराची में, पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी की है। तो एक लोगों का फिर एतमाद क्यों है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर? इनका बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। ठेकेदार भी इनका अपना पार्टी का है, वजीर भी इनका अपने पार्टी का है, ब्यूरोक्रेट भी इनकी अपनी पार्टी का है। ये नौकरियां बेचते हैं सारे डिस्ट्रिक्ट में जाके। जब नौकरी बेची जाती है तो पूरा घर जो है वो इनका हो जाता है। सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हैं वो सारे इनके अपने लोग हैं, वही काम कर रहे हैं। शनाख्ती कार्ड जाली 40 लाख पकड़े गए FIA ने इनके पास से। डोमिसाइल जाली बना रहे हैं ये, और नौकरियां दे रहे हैं। कराची के पढ़े लिखे लड़कों के लिए फूड की नौकरी रह गई है। इंटीरियर सिंध से जाली डोमिसाइल पे ला के ये यहाँ की नौकरियां उनको दे रहे हैं। ये तबाह कर रहे हैं। पॉइंट ये नहीं है कि वोट डल जाता है, ये कब्जा किया हुआ है, कब्जा माफिया है। ये जबरदस्ती वोट डलता है, ऐसा नहीं है इनको वोट नहीं डलता। लियारी से हारे हैं ये। आने वाले वक्त में पंजाब में इनको कोई पूछता तक नहीं है। अब 100 वोट नहीं पड़ता इनको। ये सिर्फ 18वीं अमेंडमेंट के बाद सिंध पे कब्जा किया हुआ इन्होंने। तो आपको लगता है कि 2023 के इंतखाबात में सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई जगह नहीं होगी? ये हुकूमत बनाने में कामयाब नहीं होंगे जो पिछले 12 सालों में इन्होंने हाल कर दिया? अगर फेयर इलेक्शन होंगे इनको कोई वोट नहीं डालेगा। तो MQM अपने तय क्या किरदार अदा कर सकती है कराची की हालत ज़ार बदलने के लिए? ज़ाहिर है आप लोग भी एक अरसा दराज से वहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमतों के हिस्से भी रहे हैं, आज भी आप लोग विफाक में हिस्सा हैं। MQM का क्या रोल है इसमें? देखिए, MQM ने इल्हा किया PTI से। पहली शिक एग्रीमेंट की यह है कि हमें पूरा गिना जाए, हमें आधा गिना गया है। अल्लाह का शुक्र है हमने अपनी वो डिमांड मनवाई PTI से। 2023 के इलेक्शन से पहले सेंसस कराने जा रहे हैं, बजट में पैसे रखवाए वो रख रहे हैं। ग्रीन लाइन पे हमने जोर दिया, ग्रीन लाइन सिंध गवर्नमेंट ने हाथ नहीं लगाया, फेडरल गवर्नमेंट करने जा रही है। उसके बाद K4 जिम्मेदारी थी सूबाई हुकूमत की, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पैसे खाए हैं बैठ के। अब फेडरल गवर्नमेंट K4 को इख्तिताम तक पहुंचाने के लिए उसने तैयारी कर ली है। तो ये जो हम कर सकते थे कराची के लिए एज अ पार्टी, हमने पाबंद किया है PTI को, और इस पे आवाज भी बुलंद की है। मीटिंग्स में इमरान खान साहब से ये वादे लिए हैं, कमिटमेंट ली है कि ये काम पूरे किए जाएं, और अल्लाह का शुक्र है किया जा रहा है काम। ऐसा नहीं है देर हो रही है, मगर इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन हो रही है। मगर जिम्मेदारी फिर मैं कहूंगा सूबा सिंध की हुकूमत पे आती है। सारा पैसा तो इनके पास है, सारा बजट तो कराची का इनके पास आता है, वो जाता कहां है इनसे ये कोई सवाल तो करे। मेरी फिर रिक्वेस्ट होगी अदलिया से, अब रिमार्क से आगे बढ़ जाएं, 140A आर्टिकल की इम्प्लीमेंटेशन करा दें। मेरी पिटीशन पेंडिंग है MQM की सुप्रीम कोर्ट में कि इख्तियारात निचली सतह पे जाने चाहिए,
फेडरल गवर्नमेंट से सूबाई हुकूमत को तो मिल गए इख्तियारात, मगर सूबाई हुकूमत निचली सतह पर नहीं दे रही है। उसको पाबंद करें सुप्रीम कोर्ट के इन लेटर एंड स्पिरिट, उसकी इंटरप्रिटेशन मिलनी चाहिए, सामने आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक मेयर कराची, MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।